राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है परवाह। कुकर की सीटी की आवाज़ से ऋचा की आंख खुली। बिस्तर के पास पड़ी टेबल के ऊपर रखी घड़ी पर नजर गई तो वह एकदम से बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहा, हे भगवान, 7:30 बज गए। इतनी देर हो गई और मैं सोती रही, पर मेरी अलार्म क्यों नहीं बजी। छोड़ो ये सब, बाद में देखूंगी। पहले नहा धोकर मम्मी जी को चाय दे दूं, वरना आज तो गई। ये बड़बड़ाते हुए ऋचा नहाने चली गई। नहाने के बाद जब वह रसोई में गई तो देखा सासू माँ अनुपमा जी गैस पर कुछ पका रही है और एक तरफ कुकर चढ़ी हुई है। ये देखकर तो ऋचा के मन में उस कुकर की तरह दबाव बनने लगा और फिर वह हकलाते हुए अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी आप छोड़ दीजिए, मैं सब कर देती हूँ। अनुपमा जी, सब कर लिया है मैंने। तुम्हें क्या लगता है जो तुम खाना नहीं बनाओगी तो मेरा बेटा भूखा ऑफिस चला जाएगा? अरे उसकी माँ जिंदा है अभी तक। आज तक कभी ना ऐसा हुआ है और ना ही आगे होगा। वह तो मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी। ऋचा, वह मम्मी जी, रात को बुखार था मुझे तो नींद नहीं आई। सुबह ही आंख लगी और अलार्म भी नहीं बजा तो उठने में देर हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऋचा बहुत सीधी सादी लड़की थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसे एक शादी में देखकर अनुपमा जी के पति पंकज जी ने पसंद किया था और ये रिश्ता उन्हीं की वजह से तय हुआ था। ऋचा की गुणों की चर्चे तो पूरे बिरादरी में थे और इसी बात पर चट मंगनी पट ब्याह हो गया। ऋचा ना तो खास दिखती थी और ना ही कुछ लाई थी, तो इस बात पर अनुपमा जी उसे थोड़ी खफा सी रहती थी। पर ऋचा पूरे दिल से सबकी सेवा करती थी। उसका पति रोहन भी बड़ा सरल आदमी था, मतलब भगवान ने इनकी जोड़ी मिलाई थी। खैर, उस दिन उसके देर से जगने पर अनुपमा जी उससे काफ़ी नाराज़ थी। फिर वह कहती है, तुम्हारे तो बहाने हमेशा तैयार रहते हैं। चलो, आराम कर रही थी ना, अब पूरे दिन मैं तुम्हें आराम ही दूंगी, तुम भी और तुम्हारे पेट को भी। आज पूरे दिन अपने कमरे में आराम ही करो, अपने कमरे से मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। खाना पीना कुछ नहीं। ऋचा, मम्मी जी, अनुपमा जी, सुना नहीं क्या कहा मैंने? जाओ अपने कमरे में। उसके बाद ऋचा अपने कमरे में चली गई और अपने बिस्तर पर बैठे बैठे खुद को कोसने लगी कि क्यों मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। कुछ देर बैठे रहने के बाद ऋचा ने सोचा, चलो यूं खाली बैठने से अच्छा है अलमारी की सफाई कर लूं। घर के कामों के चक्कर में इसकी फुर्सत ही नहीं मिल पाती, आज कर लेती हूँ। ये सोचकर जब उसने अलमारी खोली तो देखा सामने ही एक कागज पर कुछ लिखा हुआ है और वह चिपकाया हुआ है। जब ऋचा ने उसे हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया, ये उसके पति रोहन ने लिखा था। ऋचा, मुझे पता है कल रात तुम्हें बुखार था और इसीलिए तुम सुबह सोई। तुम्हें सोता हुआ देख मैंने अलार्म बंद किया और सुबह सबसे पहले तुम्हारे लिए दवाई लाकर रख दी दराज में। मैं ये भी जानता था कि तुम्हारे देर से जगने पर माँ भी नाराज होगी और शायद वह तुम्हें उसकी सजा भी देगी, पर वह दिल की बुरी नहीं है। वह शायद तुम्हें एक टाइम का खाना ना दे, इसीलिए मैंने कुछ खाने का सामान दवाई के साथ रख दिया है। उसे खाकर फिर दवाई ले लेना। शाम को आकर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। तुम सोच रही होगी कि ये सब मैं तुम्हें लिखकर क्यों कह रहा हूँ, बता भी तो सकता था। देखो ऋचा, मैं हमेशा से ही अपनी भावनाएं व्यक्त करने में पीछे रहा हूँ। हम पुरुषों का भी बड़ा अजीब धर्म संकट होता है। माँ की तरफ से बोलो तो पत्नी को लगता है मुझे उसकी परवाह नहीं, और पत्नी की तरफ से बोलो तो माँ को लगता है कि बेटा पराया हो गया है। पर सच तो ये है कि माँ और पत्नी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, क्योंकि माँ हमें इस जीवन के सफ़र में चलना सिखाती है। वही पत्नी हम सफ़र बनकर जीवन के अंतिम सफ़र तक साथ निभाती है। मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं।
बस मुझे जताना नहीं आता। और रही बात माँ की, देखना कुछ ही देर में वह खुद तुम्हारे पास आएगी खाना लेकर। तुम अपने मन में माँ के लिए भी कोई खटास मत रखना। ये पढ़ते पढ़ते ऋचा की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन सोचने लगी, कितने सरल और नेक विचार है रोहन के। वह परिवार में हर रिश्तों को एक सूत में बांधकर चल रहा है, और इधर मैं सोचती थी इन्हें अपनी माँ की ज़्यादा परवाह है। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसा हमसफ़र मिला। ऋचा ये सब सोच ही रही थी कि तभी अनुपमा जी उसके कमरे में आती है। ऋचा उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अनुपमा जी के हाथों में खाने की थाली थी, जैसा रोहन ने कहा था। अनुपमा जी, अब तुम्हारी सजा पूरी हुई, खाना खा लो। इस बार तो दे दिया, अगली बार याद रखना, पूरे दिन भूखा रखूंगी। वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हें बुखार था तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? बिना दवाई के बुखार कैसे उतरेगा? रुको, मैं रोहन से कहती हूँ, दफ्तर से आते वक्त तुम्हारे लिए दवाई लेकर आए। ऋचा, मम्मी जी दवाई है मेरे पास। अनुपमा जी, फिर ली क्यों नहीं? ऋचा, क्योंकि सुबह ही मिली। और ये कहते हुए ऋचा चुप हो गई। अनुपमा जी, हाँ हाँ जानती हूँ, रोहन तुम्हारे लिए दवाई ले आया है, बस अनजान बनने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे देखना था तुम सच बोलती हो या नहीं। ऋचा हैरान होकर अनुपमा जी को देखने लगती है और फिर पूछती है, ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? अनुपमा जी, रोहन को दवाई लाते हुए मैंने देख लिया था, और फल भी। उस बेवकूफ़ को लगता है अगर वह तुम्हारी परवाह करेगा तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगी। अगर सच में ऐसा होता तो मैं उसकी कभी शादी ही ना करवाती। वह तो मेरे अरमान उसकी शादी को लेकर पूरे नहीं हुए, इसीलिए। सच कहूँ ऋचा, मुझे बहुत खूबसूरत बहू चाहिए थी मेरे रोहन के लिए, जो तुम नहीं थी। इसीलिए मैं तुमसे संतुष्ट नहीं थी और ऐसे पेश आती थी। पर अब मुझे पता चल गया कि मेरे राम जैसे बेटे को सीता जैसी पत्नी ही मिली है। खैर, उसकी भी गलती नहीं है। उसने देखा है इस घर में जब भी उसके पापा मेरे लिए कुछ करते थे, उसकी दादी बहुत कलेश करती थी। शायद इसी कलेश को रोकने के चक्कर में उसने अपनी भावनाओं को दबाना सीख लिया। पर आज मुझे गर्व है मेरे बेटे पर। उसने दिखावा ना करके भी अपने भावनाओं को जहाँ ज़रूरत वहाँ दिखाया दिया। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को ऐसे ही सलामत रखे। ऋचा अनुपमा जी की इन बातों से भावुक होकर अनुपमा जी के गले लग जाती है और रोते बस यही सोचती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो ऐसा हमसफ़र और परिवार मिला। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही सरल है, पर इसकी सीख बहुत गहरी। मतलब आजकल ये हमारी मानसिकता बन गई है कि जब पति पत्नी बहुत ज़्यादा दिखावा करे तो ही वह अच्छे हमसफ़र कहलाते हैं, लेकिन बिना दिखावे के भी सच्चा प्यार हो सकता है। आजकल इन फोटो की दुनिया में हर कोई बस दिखावा कर रहा है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी तस्वीर चाहिए अपने सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए, और हम घर बैठे उन्हीं तस्वीरों को देखकर अपनी ज़िंदगी में चल रहे घटनाक्रम को अनदेखा कर देते हैं और खुद के जीवन को कोसने लगते हैं। पर याद रखिए, अच्छी तस्वीरों से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे पल। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।